आज हम पढ़ेंगे इंडिया की बाइलेटरल रिलेशन को लेके बैलेंसिंग अप्रोच और उसमें आ रहे चैलेंजेस के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं बाइलेटरल रिलेशन और मल्टीलेटरल रिलेशन किसे कहते हैं। बाइलेटरल रिलेशन दो बॉडी, दो कंट्री के बीच में होने वाला ट्रेड और उसके बीच होने वाले एग्रीमेंट को बाइलेटरल रिलेशन में शामिल किया जाता है। वहीं मल्टीलेटरल रिलेशन में तीन या तीन से अधिक बॉडीज होती है जो आपस में ट्रेड और एग्रीमेंट करती है। लेकिन आज के टाइम में बाइलेटरल रिलेशन को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है क्योंकि मल्टीलेटरल रिलेशन में काफ़ी टाइम लगता है और क्लैश ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। वहीं बाइलेटरल रिलेशन में आपसी हितों का टकराव कम रहता है। तो दोस्तों बात आती है कि अभी इस टॉपिक पे चर्चा क्यों होने जा रही है, क्योंकि हाल ही के टाइम में यूएसए के द्वारा इंडिया के ऊपर कुछ सैंक्शन लगाने की बात कही गई। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला, भारत ईरान के बीच 4 बार बंदरगाह समझौते का परवान चढ़ना। दूसरा, भारत के द्वारा रसिया से S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद करना। अमेरिका का इसमें कहना है कि ये दोनों ही समझौते अमेरिका के संघीय कानून काटसा एक्ट के खिलाफ है। काटसा एक्ट एक सैंक्शन एक्ट है जो कहता है कि किसी भी देश के द्वारा ईरान, उत्तर कोरिया और रूस से बड़े समझौते या बड़ी मात्रा में ट्रेड करने पर आर्थिक दंड के साथ साथ सैंक्शन भी लगाए जा सकते हैं। अगर हाल ही में वैश्विक पटल पे देखें तो दो बड़ी घटनाएं हुई, रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे का गर्म होना। इन दोनों ही घटनाओं ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी और दूसरी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटीज भी दी गई जिसका इंडिया ने फायदा उठाया। आइए अब देखते हैं कि द्विपक्षीय संबंधों को संतुलित करने के लिए भारत द्वारा कौन कौन सी रणनीति अपनाई गई। भारत की विदेश नीति को गुटनिरपेक्षता जैसी नीतियां प्रभावित करती है, जिसकी बदौलत भारत आज भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में राजनीतिक स्वायत्तता रखता है, जिसके कारण वह रूस और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों के साथ भी अपने संबंधों का स्वतंत्र रूप से निर्वहन कर रहा है। वहीं वह मध्य पूर्व के लिए एक अलग नीति का अनुसरण करता है जिसे डी-हाइफनेशन पॉलिसी कहते हैं। इस पॉलिसी के द्वारा वह इजराइल और फिलिस्तीन के साथ भी अलग अलग स्वतंत्र संबंध स्थापित किए हुए हैं। डी-हाइफनेशन पॉलिसी के अंदर किन्हीं दो देशों के शत्रुतापूर्ण संबंधों का प्रभाव किसी तीसरे देश की फॉरेन पॉलिसी पे नहीं पड़ता। तीसरा देश अपनी फॉरेन पॉलिसी को दोनों देशों के साथ अपने हितों को ध्यान में रख के स्वतंत्र रूप से संचालित करता है। वहीं अगर भारत के राजनयिक संबंधों की बात करें तो भारत हमेशा से अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करता आया है। ये हमें देखने को मिला ऑपरेशन गंगा में। जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा था तो उसमें काफ़ी सारे छात्र फंस चुके थे, तो इंडिया ने कई देशों के साथ मिलके एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा ऑपरेशन गंगा। और उसमें इंडिया के ही नहीं बाहर की कंट्री के भी कई छात्रों को वहां से बाहर निकाला गया। एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत का दृष्टिकोण है वो बहुपक्षवाद और बहुध्रुवीयता वाला रहा है, जिसका प्रचार वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और WTO जैसे वैश्विक मंचों पे करता रहा है, जिसका फायदा ये मिला कि इंडिया जैसी आइडियोलॉजी रखने वाले अन्य देशों के साथ इंडिया का जुड़ना काफी आसान हो गया। भारत की इमेज हमेशा से सॉफ्ट पावर रही है और इसका उपयोग उसने अपनी विदेश नीति को संचालित करने में भी किया है। अगर एक एग्जाम्पल की मदद से देखें तो भारत से बाहर रहने वाले प्रवासी भारतीय और भारतीय मूल के नागरिकों को एक विशिष्ट महत्व देता रहा है। वहीं भारत एक वैकल्पिक सिस्टम भी डेवलप कर रहा है। डॉलर को छोड़ के रुपए आधारित व्यापार प्रणालियों को डेवलप कर रहा है। हाल ही में देखें तो रूबेल और रुपए आधारित व्यवस्था उसने स्थापित की, जहां रूबेल रशियन करेंसी है, वहीं दूसरी तरफ उसने रुपया और रियाल आधारित व्यापार तंत्र भी विकसित किया, जहां रियाल सऊदी अरब की करेंसी है। भारत तटस्थता के साथ साथ मध्यस्थता की भूमिका भी रखता है। ये हमें देखने को मिला G20 में। जब पूरा वर्ल्ड अनस्टेबल था, रूस यूक्रेन युद्ध अपने चरम पे था, उस टाइम G20 की लीडरशिप के माध्यम से इंडिया ने डील मेकर की भूमिका निभाई थी। उसने विभिन्न हितों वाले हितधारकों को एक मंच पे लाके खड़ा किया था। इसके साथ ही इंडिया ग्लोबल साउथ की लीडरशिप में एक अहम रोल अदा करता है। ये तो हो गए भारत के द्वारा उठाए गए ऐसे कदम जो उसकी बाइलेटरल रिलेशनशिप को और बिल्ड करते हैं। अब बात करते हैं इसमें आने वाली चुनौतियों की। भारत की जो गुटनिरपेक्षता जैसी नीति रही है उसको विभिन्न देश अस्पष्ट रुख की तरह मानते हैं और इसमें भारत के नेतृत्व करने की क्षमता पे बट्टा लगता है। भारत पे आरोप लगता है कि वह आक्रमणकारी देशों को वित्त पोषित कर रहा है। अभी हाल ही का एग्जाम्पल लें तो भारत के PM के द्वारा रूस का दौरा करना और उसी समय रूस पे आरोप लगा कि उसने यूक्रेन के एक स्कूल पे
कई सारी मिसाइल गिराई। दूसरी तरफ इंडिया और यूएस के बीच मजबूत होते रिश्तों की वजह से एक नई धुरी रूस चीन पाकिस्तान का निर्माण हो रहा है, जिससे आने वाले टाइम में एशिया में शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी चुनौती है कि भारत की रक्षा जरूरत और ऊर्जा जरूरत भी विदेश नीति को प्रभावित करती है। इसके अलावा भारत का तटस्थ रहना भी कहीं न कहीं उसकी प्रतिष्ठा को कम करता है। जब अमेरिका के द्वारा जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन से किनारा किया गया, तब भारत के द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया, जिससे ईरान और चीन के संबंधों को एक नया अवसर मिला। अब बात करते हैं भारत के द्वारा उठाए जा सकने वाले वैकल्पिक उपायों की। भारत को विकल्प के रूप में उभरना होगा। भारत यूएस और चीन के विकल्प के रूप में सामने आ सकता है। साथ ही वह तेजी से ध्रुवीकृत होती विश्व व्यवस्था में ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। दूसरी तरफ भारत को अंतर्राष्ट्रीयवाद, बहुगठबंधन आधारित विदेश नीति को संचालित करना चाहिए, जिसे ब्रिक्स, G20, G7 और ASEAN जैसे संगठन से और मजबूती मिलेगी। उसके अलावा भारत को सामरिक बचाव के लिए भी कई कदम उठाने चाहिए, जिसमें चीन के साथ डिप्लोमेटिक संबंधों को रखते हुए उसके व्यापार संतुलन और उसके द्वारा की जाने वाली सैन्य गतिविधियों पर भी रोक लगानी चाहिए। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भारत को ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा। उसके साथ साथ वैश्विक चुनौतियों का समाधान देते हुए विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता डेवलप करनी होगी। उदाहरण के लिए विश्व आपूर्ति श्रृंखला में आ रहा लचीलापन, जिसके लिए भारत को उपाय करने चाहिए। उसके साथ साथ एशिया अफ्रीका विकास गलियारे जैसी बड़ी परियोजनाओं पे बड़े जोर शोर से काम करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने कई पहलुओं पे बात की। जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक आइए उसको। धन्यवाद।